हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज वर्च्यू बेबी। कितनी सारी बातें अब समझ में आई हैं कि कैसे हम जब पेरेंटहुड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ तभी नहीं सोचना चाहिए जब बेबी आ जाता है, बल्कि पूरा निर्माण का कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे अपने ही अंदर मदर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। छोटी छोटी बातें जिन्हें हम इग्नोर करते आ रहे थे, आज हमारे सामने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है, वो समझ में आ रही है। कुछ और बातें हैं जो आपकी ईमेल्स हमारे पास पहुंची हैं, उनके द्वारा हमें समझ में आई, आप ही के सवाल हैं, तो उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पूनम सदाना। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक हेलो यू। डॉक्टर पूनम, डेफिनेटली हमने बेबी के सफ़र को तो समझा, मदर की जितनी भी लाइक फियर्स होते हैं, जो एंग्जाइटीज़ होती हैं, वो भी समझ में आई। एक बड़ी बात होती है कि जब देखा गया है कि जब मदर है वो जब प्रेग्नेंट है और डॉक्टर के पास जाती हैं तो कई बार अल्ट्रासाउंड में कुछ कुछ बातें उन्हें बता देते हैं और फिर वो आपकी तरफ रेफ़र करते हैं। तो ये जो पूरी साइंस है, जो नियोनेटोलॉजी की जो साइंस है, इसमें क्या कुछ आप लोग डील करते हैं? जब मदर को प्रेगनेंसी एक बहुत हैप्पी इवेंट है। पूरी मेडिसिन में अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें एक्चुअली आप पेशेंट नहीं हैं ना, आप बहुत उम्मीद के साथ एक बहुत खुशी वाली इवेंट की वेट करते हुए आते हैं। तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है, बहुत दुखी होते हैं पेरेंट्स, अक्सर बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं जब उनको ये पता चलता है कि जो उनका बेबी है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बड़ी है छोटी है समझ नहीं होती है, बहुत सारे लोग गाइड करने वाले होते हैं। तो उसमें फिर जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो हमारे साथ पास भेजते हैं, तो हमें ये वर्कआउट करना है कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, कितनी मेजर है। उसको पेरेंट को इस तरीके से बताना है कि वो बिल्कुल होपलेस नहीं हो जाए ना। बहुत वो करना होता है, फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत मैच्योर होते हैं। तो डॉक्टर पूनम, ये जो नियोनेटोलॉजी फील्ड है, इसमें क्या कुछ शामिल है? नियोनेटोलॉजी अगर मैं सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो न्यू इज़ न्यू, नेचुरल इज़ एनीथिंग रिलेटेड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू बर्थ। ओके। ठीक है, तो नया बच्चा जो पैदा हो रहा है, तो उसमें हम लोग का जो फील्ड है उसमें एक और ब्रांच होती है पेरिनेटोलॉजिस्ट, जिसका मतलब है कि न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। लेकिन आपका रोल जो है वो डिलीवरी के पहले भी शुरू हो जाता है। मान लीजिए प्रेगनेंसी में बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट होती है तो फिर जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो हमारे पास भेजते हैं। हमें उसको स्टडी करना है, पेरेंट्स को काउंसिल करना है, उनको बताना है कि बेबी को क्या प्रॉब्लम है, आगे इसमें क्या चांसेस हैं। बट ये सब जो है बहुत जेंटली करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत खुश मूड में आए होते हैं, बहुत हैप्पी इवेंट की एक वेट कर रहे होते हैं। सडनली उनको लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया। सो वो करना है, फिर उनको काउंसिल करके, उनको सपोर्ट करके एक पॉजिटिव वे में बहुत ख़राब सी सिचुएशन को कई बार प्रेजेंट करना पड़ता है। एंड देन वी हैव टू कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी। अरेंजमेंट करना पड़ता है, कभी होता है कि मेरे को पीडियाट्रिक सर्जन के साथ लिएज करना पड़ेगा या किसी जेनेटिक्स वाले के साथ करना पड़ेगा, मदर में कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आज के ज़माने में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, और एक बार को लगता है ख़राब लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहुत अच्छा एंड होता है। अगर आपको प्रॉपर केयर मिल जाती है, आपको प्रॉपर टाइमली इंटरवेंशन मिल जाती है, तो ज़्यादातर बच्चों का जो आउटकम है इन द लॉन्ग रन वो अच्छा होता है। डॉक्टर पूनम, एक और जो मेजर बात आज दिखती है वो ये कि कई बार प्रीमेच्योर बेबी हो रहा है, मतलब टाइम से पहले ही हो जाते हैं बेबी, और उसका फियर, और उसके बाद उसका जो एक ये पूरा माँ से दूर हो जाता है, उसके उसका असर भी पड़ता है क्या बच्चे पे और मदर पे भी, और उसके साथ क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में होता है। तो ऐसे में क्या कुछ हो रहा होता है, ना सिर्फ बच्चे के साथ बल्कि माँ के साथ, और पूरे जो डॉक्टर्स का जो पूरा काम होता है? प्रीमेच्योरिटी कुछ नई चीज़ नहीं है, पहले भी बच्चे टाइम से पहले होते थे, बहुत प्रीमेच्योर होते थे तो उनको बच्चा ही नहीं मानते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। कुछ आपने सुनी होंगी स्टोरीज़ कि उन्होंने कॉटन में रख के पाला, बत्ती से दूध पिलाते थे और बच्चे ठीक हो जाते थे। तो प्रीमेच्योरिटी का जो इंसिडेंस है वर्ल्ड ओवर 10 to 12% है, हमेशा थे, अब भी होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत ट्रॉमेटिक होती हैं फैमिली के लिए, क्योंकि आप कभी ये सोच के नहीं चलते हो कि आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। 85 to 90% प्रेगनेंसीज नॉर्मल होंगी, 10 से 15% में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें प्रीमेच्योरिटी एक है। तो इन बेबीज़ को स्पेशलाइज केयर चाहिए होती है। बेसिकली आप इसको समझ सकते हो कि जैसे मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ, कच्चा फल तोड़ लिया आपने, डिपेंड करता है कितना कच्चा टूट गया। तो उसके हिसाब से बेबीज़ को न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर्स होते हैं, NICUs होते हैं, जहाँ पे रखा जाता है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बहुत प्री टर्म होता है, लेस देन 1 kg 700 ग्राम्स।
तो उनको जो है एक अलग टाइप का केयर चाहिए होता है। से लंग्स मैच्योर नहीं है, बेबी में बी ऑन वेंटिलेटर, फीड अपने आप से नहीं ले पाते हैं, तो देयर आर वेज कि आप थ्रू इंट्रावेनस ड्रिप्स जैसे ग्लूकोज देते हैं वैसे फैट्स, प्रोटीन सब कुछ दिया जा सकता है जिससे बेबी की ग्रोथ अच्छी रहे। मदर से अलग हो जाता है, उसमें हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि मदर को जितना इन्वॉल्व रख सकें। एक बार मदर रिकवर हो जाती है तो हम उसको इनकरेज करते हैं कि रोज़ आके बैठें, जितना टाइम बेबी के पास स्पेंड कर सकें। हम लोग पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि जैसे घर पे आपके पास बेबी होता तो आप उनसे बात करते है ना, छोटी छोटी बातें करते, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, दादा दादी नाना नानी सबकी आवाज़ें रिकॉर्ड करिए, जो भी आपका रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीफ है उसको रिकॉर्ड करके हमें ला के दीजिए, वो हम बेबी के लिए प्ले करते हैं। ताकि उसको जो एक स्टिमुलेशन जो है, जो एक मदर के अंदर मिलना था या घर पे रहते हुए मिलना था, जहाँ तक हो सके उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। बच्चा थोड़ा स्टेबल होता है तो वी डू व्हाट वी कॉल कैंगरू मदर केयर, KMC। तो ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा, दिस एनिमल इज देयर, जो कैंगरू मदर है वो बेबी को अपने साथ कैरी करती है। तो उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्राइमरीली मदर के साथ, नहीं तो फादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी कोई करना चाहें तो उनको हम ICU में बिठाते हैं। कोशिश पूरी करते हैं कि बेबी की जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग है वो मैक्सिमम रहे, सेपरेशन का इफेक्ट जो फैमिली पे है वो कम से कम रहे। बट इट्स अ वेरी टैक्सिंग, इट्स अ वेरी टायरिंग पीरियड जो है। लेकिन ये इससे बच्चे पे कोई लॉन्ग टर्म असर होता है, आपने देखा है क्या आपके एक्सपीरियंस? नहीं, लॉन्ग टर्म असर हो सकते हैं, बहुत प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं तो उसमें थोड़ा तो आप रिस्क लेके चलते हो, लेकिन उतना लेना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी बेबी के लिए ट्राई नहीं करोगे। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, बेबी के रेगुलर हेड के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है, उसकी एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। कहीं पे भी हमें कुछ लगता है कि ये बेबी का आउटकम लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा, कुछ एक परसेंटेज होगा, स्पेशली बहुत प्रीमेच्योर जो होते हैं, तो वी ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद द फैमिली। नो, यू कांट मेक अ डिसीजन फॉर देम बट यू हेल्प देम कि आपको डिसाइड करना है कि आगे चल के ये सब चीज़ें आने का डर है। अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अगेन इन अ वेरी जेंटल वे। बाकी एक्सेप्टेंस सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग होते हैं कि जो भगवान ने दिया है विल एक्सेप्ट इट, कुछ पेरेंट्स का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। एक और एस्पेक्ट, जब बेबी बॉर्न होता है, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें हम ये कहते हैं कि सृष्टि जो है वो पूरी मदद कर रही है, पूरी नेचर मदद कर रही होती है और पूरा परिवार होता है वहाँ पर। एक जो कहा जाता है कि बच्चा रोता नहीं है या बच्चा रोना बहुत ज़रूरी है, फिर रुलाया जाता है उसे, या क्या, व्हाट डज दैट सिग्निफाई एक्चुअली? जब बेबी माँ के अंदर होता है तो उसकी जो ब्रीदिंग है, उसकी जो सर्कुलेशन है, उसकी जो किडनी का काम है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मदर के थ्रू होती हैं। तो लंग्स जो अंदर होते हैं दे आर नॉट ब्रीदिंग, दे फिल्ड, दे लाइक स्पॉन्ज, फ्लूइड से फिल्ड होते हैं। जो क्राई है दैट बेसिकली मीन्स अ डीप ब्रेथ। ओके। जब बेबी ऐसा करता है तो वो उसका जो फ्लूइड है उसको डिस्प्लेस करना है और उसमें लंग्स में एयर फिल हो जाता है। सो इसलिए बेबी का रोना जो है एट बर्थ वो बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब उसकी अपनी जो लंग्स हैं वो काम करना शुरू हो गए, उसकी अपनी सर्कुलेशन स्विच हो गई। जो बर्थ के बाद का ये फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स है ना, उसमें इतनी सारी चेंजेस होती हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक कम्प्लीटली डिपेंडेंट इंडिविजुअल से उसका हर एक सिस्टम नीड्स टू स्विच ओवर। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें अगर आपके लंग्स में एयर नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो इसका मतलब आपके बॉडी के सब पार्ट्स को फॉर दैट टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलता है। दैट कैन बी एक्चुअली वेरी डेंजरस। दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो उसमें सबसे ज़्यादा डर जो हमें होता है कि ब्रेन पे कैसा असर पड़ेगा। तो अगेन जो आजकल जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो न्यूबॉर्न केयर के साथ रिलेटेड है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बर्थ पे एक ट्रेंड अटेंडेंट ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ बेबी के लिए हो। तो जब हम डिलीवरी के लिए प्लान करते हैं कहाँ डिलीवरी होना है, तो उसमें मदर का डॉक्टर तो हर कोई देखता है, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि बेबी को कौन देखेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप कहीं पे डिलीवरी के लिए बुकिंग करवाते हो तो उसमें मेक श्योर कि उसमें बच्चे को देखने वाला कोई अलग से होगा ना, ताकि अगर गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप उन 10 to 15% में आ जाते हो, तो अगर टाइमली केयर मिल जाएगी तो आउटकम अच्छा होता है। अगर टाइमली केयर नहीं मिलती है देन थिंग्स कैन बी बैड और उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। न्यूबॉर्न के साथ ये एक मेजर इशू है कि अगर आपको वो
थोड़े से टाइम में केयर नहीं मिलेगा। एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वक्त सिर्फ मदर के ऊपर और डिलीवरी के ऊपर ही पूरा फोकस होता है। नया जो बच्चा आ रहा है उसके ऊपर तो मतलब नोबडी बॉदर्स, मतलब करते होंगे डॉक्टर्स, लेकिन नहीं, एज अ ऐसा नहीं कि बॉदर नहीं करते। आई थिंक एज ए सोसाइटी अभी भी हम हाँ लोगों का जो है वो सोचते ही नहीं है कि, क्योंकि 85% 90% में कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना है। आउट ऑफ ऑल द बेबीज हु रन इनटू ट्रबल, मे बी 1% को चाहिए होगा जिनको बहुत मैसिव केयर चाहिए होती है, बहुत उसको आपको ब्रीदिंग इस्टेब्लिश करनी है, सर्कुलेशन इस्टेब्लिश करनी है, बहुत हाई एंड केयर चाहिए होती है। बाकी जो है उनको अगर टाइमली कोई उनके लिए आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे दे, उसको हम बैगिंग बोलते हैं, विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सो ओनली थिंग इज पिक अप अ प्लेस, एक ऐसी जगह चूज करिए जहाँ पे बेबी के लिए अलग से कोई होगा। वो सेंसिटिविटी है कि बेबी एक अलग इंडिविजुअल है। एज सुन एज द बेबी कम्स आउट उसको केयर चाहिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसको ड्राई रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है, हाइजीनिक हो, शीट्स क्लीन होनी है, शीट्स वार्म होनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत उसका इफेक्ट आता है। जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो ब्रेक होता है बेबी का और मदर के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, उसको लेकर भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और देखा गया है कि कई बार वहाँ इन्फेक्शन के भी डर होते हैं। उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बेबी की लाइफ लाइन है बिफोर बर्थ, तो उसको बर्थ के टाइम पे काटा जाता है। तो अगेन अभी वो ड्राई नहीं हुआ होता, उसके थ्रू इन्फेक्शन हो सकती है। बहुत सारी उसके बारे में मिथ्स हैं, धारणाएं हैं कि उस पर पुराने ज़माने में लोग मिट्टी लगाते थे, गोबर लगाते थे, हल्दी एंटीसेप्टिक मानते हैं। एक्चुअली उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको उसको क्लीन और ड्राई रखना है। कुछ लोग बोलेंगे बीटाडिन लगा दीजिए, एक्चुअली स्पीकिंग कुछ भी करना नहीं है। अगर आपको उसके अराउंड कोई रेडनेस लगती है या आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप डॉक्टर से बात करिए। अपने आप से कुछ नहीं करना, क्योंकि छोटे बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो दैट कैन बिकम कि वो एक इन्फेक्शन का एक सोर्स बन सकता है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर आपको कुछ भी रेडनेस लगती है उसके अराउंड, तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। छोटी छोटी बातें होती हैं कि कपड़ा, पहला कपड़ा, पहला बच्चे को घुट्टी देना जिसे कहते हैं, या मतलब टीका लगाते हैं, काजल, तो पहला जो होता है, क्योंकि माँ उस टाइम पे कितना भी प्रिकॉशंस ले रखी हूँ, शी इज़ नॉट द वन हु कैन थिंक अबाउट, तो वो पूरे परिवार के हाथ में होता है। ऐसे में कई सारी बातें हैं जो कहा जाता है कि बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तो क्या कुछ करना चाहिए? गुट्टी जो गुड़ती बोलते हैं, या कुछ जो पहला एक वो होता है, तो बहुत सारे फैमिलीज में, पढ़े लिखे फैमिलीज में भी, डॉक्टर फैमिलीज में भी वो हनी लेके आते हैं कि नहीं ये बेबी के मुंह में पहला ये लगाना है। तो लेकिन माँ के दूध से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ओके। हनी जो है वो बहुत मीठा है, कंटेमिनेटेड हो सकता है, उससे बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें शायद छोड़नी चाहिए। उनमें से एक ये है, जो हनी देते हैं बेबी को, वो नहीं करना चाहिए। माँ का दूध सबसे अच्छी चीज़ है, जितनी जल्दी हो सके मदर की ब्रेस्ट पे लगाइए। अगर बच्चा ठीक है, माँ ठीक है, उससे अच्छी कोई भी आपकी घुट्टी हो नहीं सकती। ठीक है। काजल लगाते हैं, काजल का टीका लगाना इट्स प्रॉब्ली ओके, कभी कभी थोड़ा सा आपको अलाउंस देना पड़ता है कि ठीक है आप पैर में लगा लीजिए, नज़र नहीं लगे वो सब, लेकिन आँख में नहीं डालना है। सो कपड़े का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी एक ट्रेडिशन है कि पुराना कपड़ा पहनाते हैं। एक्चुअली बहुत साइंटिफिक चीज़ है, क्योंकि जो नया कपड़ा है स्टिफ होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो जो पुराने कपड़े हैं वो बार बार धुल के उसमें से वो सब निकल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो बेबी के स्किन को सूट करता है। तो नए कपड़े नहीं पहनाने हैं। अगर आपकी फैमिली में 40 दिन पुराने कपड़े पहनाते हैं, एज लॉन्ग एज क्लीन कपड़े हैं, धुले हुए हैं, तो नए पुराने का कोई नहीं है। बेसिकली कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जब बच्चा बॉर्न हो गया है उसके साथ जुड़ी हुई हैं कि उसको पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना है। डॉक्टर्स कुछ और कहते हैं, परिवार वाले कुछ और कह रहे होते हैं। फिर जो फंक्शंस हैं, जो लोग मिलने आ रहे हैं, फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं, लाइक कुछ गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो पूरा शुरुआत में जो शुरू के 3-4 दिन है, जब माँ 2 दिन है, माँ हॉस्पिटल में है, तो उस वक्त किन बातों का एक्चुअली ज़रूरी है ध्यान रखना, ताकि वो लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए मुश्किल ना हो? देखिए बहुत कम कंडीशंस ऐसे होती हैं जिसमें एक्चुअली बेबी और मदर को सेपरेट रखना पड़ता है। अगर सिजेरियन भी होता है तो उसके बाद भी विद इन 2 और 3 आवर्स जो मदर को आप, इनफैक्ट आजकल जो कॉन्सेप्ट है उसको कि आप बेबी को मदर के एब्डोमेन पे डिलीवर करिए, तो उसको जो हम, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उसको वार्मर स्टेशन जो होता है हमारा न्यूबॉर्न के रिससिटेशन एरिया होता है, वहाँ तक भी नहीं लेके जाते हैं।
एक क्लीन शीट बेबी को मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखा, कवर कर दिया, डॉक्टर मदर का काम कर रही है और बेबी जो है वो मदर के साथ है, मदर गेट्स बिजी विद द बेबी। तो जो शुरू का 1 घंटा होता है बेबी बिल्कुल अवेक होता है, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम एक्चुअली टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। तो मदर को आप अच्छी डाइट दीजिए, मदर की हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। बहुत सारी फैमिलीज़ में मदर को पानी नहीं पीने देते, पेट निकल जाएगा। पानी का और पेट निकलने का कोई कनेक्शन नहीं है, पानी में कोई कैलोरीज नहीं है। तो जो बेबी को मिलना है सब कुछ वो आप मदर को दे दीजिए। मदर की हाइड्रेशन अच्छी है तो मदर के मिल्क के थ्रू बेबी को जितना पानी चाहिए वो अपने आप पहुंच जाएगा। अगर बेबी यूरिन दिन में अच्छे से कर रहा है 6-7 बार, इसका मतलब बेबी में पानी का कमी नहीं है। और जैसे ही बेबी आता है थोड़े दिन बाद जब हम हॉस्पिटल से वापस जाते हैं, प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जो नए कपल्स हैं, मतलब पहला बेबी अगर है तो कॉलिक की, वॉमिटिंग की, पता ही नहीं चल रहा होता, बच्चा जब रोना शुरू होता है और उसमें जो घबराहट होती है वो, ये दीज आर फ्यू थिंग्स। लेकिन उस टाइम पे कई बार आजकल अगर हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज हैं कि वो डेफिनेटली कोई और नहीं है जो समझा पा रहा है, तो ऐसे में क्या वापस हर बार हॉस्पिटल से आकर लेकर आने की ज़रूरत है या कुछ वो अपने आप तरीके अपना सकते हैं? उसमें जो है बेबी को रेगुलर फीडिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट है काम प्रिपेयर्ड पेरेंट्स। जो है कि ये इसकी जो प्रिपरेशन है ना वो एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होनी चाहिए। एंटीनेटल क्लासेस होती हैं, देयर कुड बी लिटरेचर अवेलेबल ऑन द थिंग, यू कुड टॉक टू फ्रेंड्स। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी डेंजरस नहीं होता। तो हर पेरेंट का अपना एंग्जाइटी लेवल होता है। अगर बेबी रो रहा है बहुत है, स्पेशली जब कॉलिक होता है तो पैर ऊपर को खींच के बेबी ना एकदम कर्ल्ड अप होके रोते हैं, तो कंधे से लगाइए, थोड़ा पैट कर सकते हैं। कभी कभी बेबी को अपने नीज़ पे आप जो है थाइस पे उल्टा लिटा के उसको पैट करते हैं। किसी बेबी को कोई पोजीशन पसंद आता है, किसी को कोई आता है, बट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर बेनाइन। धीरे धीरे आप उसको यूज टू हो जाते हो। एक हमारा उसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में हींग लगा देते हैं एब्डोमेन पे, इट्स अ काउंटर इरिटेंट। जैसे हम बाम लगाते हैं तो जो उससे इरिटेशन जो होती है उसमें बेबी की जो पेन वाली सेंसेशन है उसको वो ओवरराइड कर देता है। कुछ नुकसान नहीं है, यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेबी बार बार स्पिट कर रहा है, तो उसमें आप जो है फिर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप बेबी को रेगुलरली फीड करते हैं, उसको 15-20 मिनट कंधे से लगा के रखते हैं, बर्प करते हैं, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक और चीज़ जो है, मदर के खाने पीने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि मदर ये खाएगी तो बेबी के पेट में दर्द हो जाएगा। मदर शुड हैव अ हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, सब्जियां खानी है, दालें खानी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज थिंग्स आर मैनेजेबल, बट ये है कि काम रहना बहुत ज़रूरी है। एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होते हैं, लाइक यू सेड न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो उसमें आई थिंक एंटीनेटल क्लासेस जो होती हैं दे कैन प्ले अ बिग रोल। अच्छा, एक जो है कि बेबी को जॉन्डिस जो हो जाता है होते ही, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार वो लेवल इतना हाई होता है कि तब एंग्जाइटी लेवल, जबकि कहा जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि इट्स नेचुरल, इट कैन हैपन, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉन्डिस एक नॉर्मल चीज़ है। ऑलमोस्ट 80% बेबीज़ में सम डिग्री ऑफ जॉन्डिस होगा। बेसिकली ट्रांजिशन है, जो मदर के अंदर बेबी होता है तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स हम बोलते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो एक अलग टाइप के होते हैं, बिकॉज बेबी को मदर के अंदर से ऑक्सीजन खींचने के लिए डिफरेंट टाइप का एक मैकेनिज्म चाहिए। जब बाहर बेबी आता है तो उसको बहुत सारी हवा मिल रही है, बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, दे विल चेंज इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो रेड सेल्स ब्रेक करते हैं, जिसमें से जो एंड कंपोनेंट है उसका बिलीरुबिन है, जो जॉन्डिस वाला येलो कंपोनेंट है। ठीक है, 80% बेबीज़ में होगा, उसमें से मे बी 20% को कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी जो लोग हैं, बेबीज़ हैं, वो अपने आप रिकवर कर लेंगे। लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद 24 या 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो अर्ली फॉलोअप आपको विद इन 24 टू 48 आवर्स बेबी को दोबारा डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारी फैमिलीज़ में है कि मदर को वहाँ लाइट नहीं होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी, हवा लग जाएगी, बट बेबी का एक नेचुरल लाइट में स्किन का कलर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइमली, अगेन द मेन थिंग इज़ यू नो टाइमली, अगर उसको टाइमली आप पकड़ लेते हैं तो स्पेशल लाइट्स होती हैं, 1 या 2 दिन आपको हो सकता है बेबी को हॉस्पिटल में रखना पड़ जाए और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो मिस हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं, बिकॉज जो जॉन्डिस है अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो देन इट कैन अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। ओके, सो द मैसेज आई वांट टू कन्वे इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाइन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 2-3 दिन बढ़ेगा, 4 दिन बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है।
अगर आपको बच्चा येलो लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड करिए, बेबी जितना स्टूल फ्रीक्वेंटली पास करेगा, जितना उसकी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, उतना जल्दी ठीक होगा। टेंशन में सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाती है। सो अगेन काम कंपोज पेरेंट्स, उसमें मे बी जो हमारा अगर कुछ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हैं, मेरे पास जैसे NICU में बच्चे होते हैं, तो मैं हमेशा पेरेंट्स को करती हूँ कि आप बेबी के पास आके बैठिए, जो आप घर में भजन गा रहे होते हैं या कुछ कोई अपना मंत्र बोल रहे होते हैं, तो इसके पास बैठ के वो करिए। AMS के किसी भी तरीके से आप पेरेंट्स को रिलैक्स रखें, जितना रिलैक्स रख सकें, बट अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर पूनम अगर देखें तो यही जो शुरुआत का ही जो थोड़ा सा टाइम है, जैसा आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस, मतलब टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो अब ये तो रही जो वो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस है, और क्या क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनके बारे में पेरेंट्स शुड बी अवेयर? एक तो वैक्सीनेशन तो डेफिनेटली वो तो एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है जिस पर वो फोकस करते हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ कर द लेते हैं। पेरेंट्स डू इट ऑल्सो। लेकिन उसके अलावा भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले 40 दिन तक जो बताया जाता है, वैसे भी घर पे जो बताया जाता है, लेकिन अदरवाइज पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ? ये जो 40 दिन वाला है, अगेन हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेडिकली भी हम उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, 6 वीक्स विच इज़ रफली 40 डेज। उसमें नॉर्मली ये होता है कि घर में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, कोई फंक्शन नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी पूजा नहीं होगी। तो एक्चुअली वो एक तरीका है कि बेबी और मदर को बॉन्डिंग का टाइम मिले, अनइंटरप्टेड हो, घर में लोगों का ध्यान किसी और तरफ नहीं हो, सिर्फ मदर और बेबी की केयर में लगे। बाहर से कोई लोग अपने साथ इन्फेक्शंस लेके, डर्टी हैंड्स लेके, आपने पहले अपने वन ऑफ द क्वेश्चन जो रेज की, वो फ्लावर्स लेके आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो शगुन ला के उनको बेबी के ऊपर लिफाफा ज़रूर रखना होता है। तो आपको नहीं पता कि कहाँ से उसको इन्फेक्शन पकड़ लेगा बेबी। तो दैट इज़ समथिंग जिसको विजिटर्स मिनिमम, मदर और बेबी का जो इंटरप्शन है, मदर की स्लीप का टाइम है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर बेबी को किसी ने टच करना है तो हैंड्स वॉश करके रखिए। किसी को स्किन इन्फेक्शन है, खांसी ज़ुकाम है, तो उसको जहाँ तक हो सके बेबी और मदर दोनों से दूर रखिए। मदर को हल्का फुल्का खांसी ज़ुकाम है, ज़रूरत है तो मास्क पहन के कर सकती है, लेकिन हम ब्रेस्ट फीडिंग को इंटरप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जो फ़ायदे हैं they are much more than what the risk is from the thing. So जितनी बार मदर बेबी को फीड देती है तो उसके थ्रू उसको बहुत सारे इम्यून फैक्टर्स मिलते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, तो उसको हम इंटरप्ट नहीं करते। लेकिन उसके अलावा जितने भी विजिटर्स हैं, जहाँ तक हो सके कीप देम मिनिमम, गिव मैक्सिमम रेस्ट टू द मदर, गिव देम मैक्सिमम टाइम टू बी टुगेदर, गेट अटैच टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो शायद हमने नहीं करी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात कर रहे थे, कोलोस्ट्रम। तो हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत अवेयरनेस नहीं है। ट्रेडिशन है बहुत सारी फैमिलीज़ में कि वो बुआ आती है, वो मदर के ब्रेस्ट को वॉश करेगी, तब तक मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती, उसको ऊपर का दूध दे देते हैं। नॉट अ गुड आइडिया। जो शुरू का जो मिल्क होता है, कोलोस्ट्रम होता है, उसको ना तो डिस्कार्ड करना है, वो पस नहीं है, येलो थिक कल होता है, इट्स फुल ऑफ एंटीबॉडीज़। बच्चे की जो इम्यूनिटी के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। सो आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोगों ने ये इस पॉइंट पे शायद मैंने टच नहीं किया कि फर्स्ट तो जो फर्स्ट मिल्क है, और उसको उससे पहले कुछ भी और देने की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एज फार एज पॉसिबल। और जब वो सोचते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है, बच्चा भूखा है, बच्चा इसलिए रो रहा है, तो इज इट ट्रू कि हाउ विल हु विल डिफाइन कि फीड काफ़ी है और बच्चा रो रहा है इसलिए, क्योंकि शायद कोई और कारण हो सकता है? हाउ टू रियली अंडरस्टैंड दिस? नेचर के जो अरेंजमेंट्स है ना कन्नू, एक्सेलेंट। जो फर्स्ट 2 डेज है, बेबी की किडनी बहुत अच्छे से काम नहीं करती, यूरिन कम पास करते हैं, तो उसके हिसाब से जो मदर का मिल्क है वो गाढ़ा होता है, उसमें पानी कम होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे जैसे बेबी का सिस्टम पिकअप करता है, सारे ऑर्गन्स काम करने लगते हैं, तो मदर का मिल्क पतला होना शुरू हो जाता है, उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। हाउ डू वी डिसाइड कि सफिशिएंट है या नहीं? बेबी को रोने के सिवाय कुछ नहीं आता। उसको अगर चींटी काट रही है तो भी रोएगा, पेट ज़्यादा भर गया तो भी रोएगा, बर्प नहीं कर पा रहा है तो भी रोएगा, यूरिन करने से पहले बेबीज़ रोते हैं, पॉटी करने से पहले रोते हैं, आप क्लीन नहीं करोगे तो भी रोते हैं। तो हर रोने का मतलब ये नहीं है कि उसको दूध चाहिए। तो अगर बेबी 24 आवर्स में 6-7 टाइम्स अच्छे से खुल के यूरिन कर रहा है, स्टूल दिन में 1-2 बार पास कर रहा है, इन बिटवीन द फीड्स 1.5-2 घंटे सो जाता है बेबी, आप अपने डॉक्टर के साथ इन टच हैं, पीडियाट्रिशियन के साथ, जब आप फॉलोअप विजिट्स के लिए जा रहे हैं और बेबी का वेट जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है, सो दोज आर द पैरामीटर्स वी गो बाय।
कि उसके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा जो है यू कैन ट्राई रॉकिंग द बेबी, आप बर्प करने की कोशिश कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरीली कि दूध नहीं है। अगर यूरिन आ रहा है तो अंदर कुछ जा रहा है, तभी तो यूरिन आ रहा है। वेरी ट्रू एक्चुअली डॉक्टर पूनम। और ये जो बातें हैं ये हमने बाकी प्रेगनेंसी की तो कर लेते हैं, इन पर कहीं ना कहीं जो है हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो थैंक यू सो मच, आज आपका अनुभव और नॉलेज ने हमें बहुत कुछ बताया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ समझा वो तो था ही, लेकिन उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आई है वो ये कि अर्ली इंटरवेंशन, पहले जो मोमेंट्स हैं जब बच्चा आया है दुनिया में, और उसके बाद जो उसके साथ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम आगे के बारे में तो सोच सकते हैं कि जब वो 10 दिन का होगा, जब हम घर पहुंचेंगे, हम कैसे उसकी पूजा करेंगे, हम कैसे उसको पहला स्वागत उसका करेंगे घर पे जाके। बट हाउ अबाउट जो इमीडिएटली, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी क्योस हो रखा होता है, तो जो ये बात कि क्या डॉक्टर तो है मदर के लिए, लेकिन क्या बच्चे का रखने के लिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा जब वो होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद जो छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में जिनको हमने अभी तक ये मान रखा था कि ये तो होता ही है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज ना सिर्फ मदर को बल्कि पूरे परिवार को समझनी पड़ेगी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बच्चे के जीवन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई बात है, कोई सवाल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और आज वर्च्यू बेबी में इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।